बात इसमें कही है जो नई बात है, मैं उन बातों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यह पहला संग्रह है जिसकी कविताओं में इस बात की बहुत चिंता की गई है कि चुप्पी बढ़ गई है और बोलना मुश्किल तो हुआ है लेकिन ज्यादा जरूरी हो गया है। कम से कम 18-20 कविताएं ऐसी हैं जिनमें बोलने के बारे में और चुप रहने के बारे में श्री प्रकाश जी बात करते हैं। पहली ही कविता है यह कैसा समय है। मैं केवल एक एक पंक्ति आपके सामने रख रहा हूं ताकि मेरी बात प्रमाणित होती रहे। बोलने को वे रोक सकते हैं, यह एक चुप्पी का शोर है। कराहना जहां अपराध है और उलाहना अवसरवाद। कराहना उलाहना भी बोलना ही है। दूसरी कविता पत्थर मनुष्य। एक आदमी लगातार बकबका रहा था, यह भी बोलना है, और भाषण देता हुआ बनारस में संवाद की समृद्ध परंपरा के बावजूद, यह भी बोलना है। एक पूरी कविता ही है ढेला, जहां बच्चे ढेला मार रहे हैं, चला रहे हैं, जैसे वो ढेला ही बोल रहा है, सपने उछालते हैं। पूरी कविता में यह वही ढेला है जो गुप्त अंधेरे में पलते दहशत के बीच नई सदी में उन्हें भरोसा देता है। इस कविता में भी नई सदी। एक और कविता है झिंगूर। कौन कहता है यह तुम्हारा रुदन है, रुदन में भी आवाज है। कौन कहता है कि यह तुम्हारे भीतर का शोर है, कौन कहता है कि यह तुम्हारी चहचहाट है। हम तो कहेंगे चुप्पी और बोलना। एक पूरी कविता ही है मित्रता। उसका संक्षेप यही है कि यह बोलने की जगह है। बीएचयू के मालवीय चबूतरे पर चर्चा वाया मित्रता दिवस। वाया यहाँ भी आया है, नीरज सर बैठे हैं, उनकी भी एक किताब आई है विनाचल ने कहा। यह पूरी जो कविता है इसकी विशेषता क्या है, सब लोग परिचित हैं मालवीय चबूतरा वाले कार्यक्रम से। यहाँ पर क्या क्या होता है तो पूरा मजा लेके श्री प्रकाश जी ने इस कविता में बताया है कि यहाँ क्या क्या होता है। लेकिन इस पूरी कविता में इन्होंने न तो चुप्पी की चर्चा की है और न बोलने की चर्चा की है, बाकी सब चर्चा की है। इस संग्रह के कुछ हिस्से को केवल छोड़ दें तो मुझे यही लगा कि इतना खतरा पिछले 6 संग्रहों में श्री प्रकाश शुक्ल को कभी महसूस नहीं हुआ था कि बोलने में भी खतरा होता है। प्रधानमंत्री के नाम उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी, लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है, जो ओरहन एवं अन्य कविताएं का में पहली कविता है। इतनी हिम्मत उस समय दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री को जो मन में आता है सो कहते हैं। और ये 2014 के पहले की कविता है। ये मत खत समझिएगा कि 14 के पहले कोई शिकायत ही नहीं थी। हाँ, कहा कि 14 के मानते हैं ना कि वो 1789 है जैसे, तो वैसे ही मैं कह रहा हूं कि पहले का मामला है। और वही कवि जो इतना बोल सकता था, प्रधानमंत्री से बात कर सकता था तुर्की बतुर्की, वो आज डरा हुआ है कि बोलने में दिक्कत हो रही है। गूलर, कहीं कोई शोर नहीं, कहीं कोई रोर नहीं,
ये रोर निराला का बहुत प्रिय शब्द और श्री प्रकाश शुक्ल रोर, अब ये शब्द कविता से बाहर हो रहे हैं। और देखिए, अजी सुनते हो, लगता है जैसे कि कोई पत्नी अपने पति से कह रही है, लेकिन यह कविता एक संदेश रखती है कि केवल बोलने वाली जो सत्ता होती है वो किसी की सुनती नहीं है। ये पूरी कविता इस इसरार के साथ है कि अजी सुनते हो, अजी सुनते हो। तरह तरह से कहा जा रहा है कि सुनते हो। अर्थ यही निकलता है कि जो सत्ता केवल कहने में विश्वास करती है वो सुनने में विश्वास नहीं करती है। और कवि चाहता है कि थोड़ा सुन भी लो हमारी भी बात, मतलब हमें भी कहने दो, बोलने दो, हमें चुप मत करवा दो अपने बोलने के नशे में। इतना मत तुम बोलो कि हम कुछ बोल ही ना पाए। फिर वही चिंता है, बोलने वाली चिंता। रक्षाबंधन भी कि सुनो कहीं पास से ही कुछ धधकने की आवाज आ रही है। यकीन करो मत की तानाशाही जहां अधिक होती है, मुक्ति की बातें भी सबसे अधिक वहीं होती हैं। अब सब कविता सुनाकर मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, लेकिन संख्या बस ध्यान में रखिए कि लगभग 20-22 कविताएं ऐसी हैं 78 कविताओं में 79, जिनमें श्री प्रकाश जी ने बोलने और चुप रहने की समस्या पर नई सदी में महसूस किया होगा, तभी इसमें लिखा होगा। एक नई बात दिखाई पड़ी है, जिस उम्र में श्री प्रकाश जी हैं, ये उम्र बहुत तकलीफ से भरी हुई उम्र होती है। निराला को निश्चित रूप से किसी भी दूसरे कवि से ज्यादा तकलीफ मिली थी। तो 40-41 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने कहा था कि पके आधे बाल मेरे, हुए निष्प्रभ गाल मेरे, चाल मेरी मंद होती जा रही, हट रहा मेला मैं अकेला। या वो अपनी अपनी प्रतिभा के बारे में ऐलानिया बातें करते हैं कि आम की यह डाल जो सूखी दिखी, कब कह रही है अब यहाँ पे। ये आम की सूखी हुई डाल वो स्वयं ही है। कुछ कविताएं ऐसी हैं इसमें जहां 60 पर पहुंचता हुआ एक कवि, 56, 57, 58 साल की उम्र का कवि अपने व्यक्तित्व के बारे में डायरेक्ट नहीं कह रहा है, वही आम की डाल की तरह ही कुछ बात कह रहा है। देवदारू की दुनिया, देवदारू की दुनिया इसी तरह की कविता है। बात सब देवदार के माध्यम से है। जैसे उसी तपस्वी से लंबे थे देवदारू 2-4 खड़े, तो देवदार थोड़े खड़े थे, मनु खड़े थे, तो साथ मनु की बात कर रहे हैं। देवदार के माध्यम से श्री प्रकाश जी वही सब जीवन के तमाम अनुभव, अपनी गहराई, मिट्टी से अपना जुड़ाव, मेरे तने हुए तन के नीचे नीचे कितनी रोएदार नसें हैं, कभी इसको भी सोचो तो जान पाओगे अकड़ना व तनना एक ही नहीं होता। अकड़ना अपनी नसों में खिंच जाना है, जबकि तनना अपने हर रेशे को सही जगह। ये अपनी पर्सनैलिटी को बताने की कोशिश ज्यादातर कवियों में दिखाई पड़ता है। लगता है कि लोग मुझे ठीक से जान नहीं पा रहे हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं, आधा अधूरा मुझे समझ रहे हैं। तो कवि रूपक के माध्यम से, ऐसा केवल श्री प्रकाश जी नहीं कर रहे हैं, बहुत से कवियों ने ऐसा किया है, ऐसे लिखा है। किसी ने मौसम कौन कुटिक खल कामी वाला भी रास्ता अपनाया है, वो भी अपने ही बारे में बात करना है, जरा टेढ़े मेढ़े करके बात करना है। ऐसी कुछ और कविताएं भी हैं, जैसे 50 की उम्र में, जैसे
अधेड़, जैसे जन्मदिन, इस तरह की कविताएं हैं जहां श्री प्रकाश जी अपने कवि व्यक्तित्व की गहराई को रूपकों के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। ऐसी कविताएं उनकी पहले के संग्रहों में नहीं दिखाई पड़ती, प्राय नहीं दिखाई पड़ती। एक तपा हुआ कवि और तपा है इस संग्रह में, मुझे ऐसा लगता है कि ये तपस्या थोड़ी सी बढ़ी है। मैं 2-3 कविताओं की चर्चा बहुत संक्षेप में करना चाहूंगा। जैसे एक कविता है सुबह बनारस। यह छंदोबद्ध कविता है। इस पूरे संग्रह में छंद के प्रति बहुत आग्रह बढ़ा है श्री प्रकाश जी का। पता नहीं उन्होंने प्रैक्टिस की है कि नहीं की है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन कविताएं छंद से बंधी हुई इसमें ढेर सारी और तरह तरह के छंद में है। यह कविता जो सुबह बनारस है, पहली चीज की ये छंदोबद्ध है, लेकिन सीधे सीधे दिखा अपने आकार से नहीं दिखाई पड़ती है यह कविता कि इसमें कोई छंद है। दूसरी बात की जो औपनिषदिक प्रश्न हैं बहुत सारे, उन प्रश्नों को श्री प्रकाश जी इस कविता में उठाते हैं। यह प्रवृत्ति बहुत घट गई है कि हम उन पुराने ग्रंथों में कोई काम की बात खोजें और आज के हिसाब से कोई बात कह सके। बढ़ता हुआ शोर बढ़ रहा, शहर शोर से ढका रो रहा, सुबह बहुत अलमस्त मगर कुछ अर्थपूर्ण सा व्यर्थ खो रहा। केवल बनारस की बड़ाई नहीं है, देवताओं और गंधर्वों की केवल चर्चा नहीं है, आज के बनारस की चिंता करती हुई यह कविता उपनिषदों की बात थोड़ी बहुत करती है। इसमें लोक वार्ता बहुत है, राजनीति है, समकालीनता है, और श्री प्रकाश जी की पुरानी कविताओं में भी यह विशेषता है कि वे किसी बाइनरी में बात नहीं करते। वो ऐसे बात नहीं कहते हैं कि तुलसीदास ब्राह्मणवादी थे और कबीरदास प्रगतिशील थे। ये जो दो शब्द लेकर के एक को उस छोर पर एक को इस छोर पर रखकर जो बात करने की प्रवृत्ति होती है, इसका नतीजा ये होता है कि जो पुस्तकें लंबे समय से मान्य रही हैं, उन्हें हम किसी भी काम के लायक अब नहीं समझने लगते, या नई पीढ़ी मान लेती है कि ऋग्वेद में कुछ भी नहीं है, पुराण में कुछ भी नहीं है, उपनिषद में कुछ भी नहीं है, एकदम पढ़ने लायक नहीं है। अभी सर एक कहानी जरत्कारु की सुना रहे थे, ज्ञानपति सर थोड़ी देर पहले सुना रहे थे, एक कविता जरत्कारु है सर की। अब वो है तो पौराणिक कहानी, लेकिन उसके माध्यम से कितनी कितनी नई बातें कहने की एक मजबूत जमीन खड़ी हो सकती है। उनसे कथा सुन करके समझ में बात आ रही थी। त्रिपाठी जी भी जरत्कारु के बारे में जानने के लिए जिज्ञासु थे, पर नाम आया तो मेरे मन में भी आया कि जाना जाए क्या है, कविता में कैसे ये चीज आई है। तो उन्होंने उस बात की चर्चा की। श्री प्रकाश जी उस धरोहर को बचाने की कोशिश करते हैं कि यह चीजें आ जाए। छंदों के बारे में मैं कुछ और बातें कहना चाहता हूं। 16 मात्रा के छंद हिंदी के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं। हिंदी भाषा की जो बनावट है, खड़ी बोली की भी, और अवधि में चौपाई छंद 16 मात्रा का ही छंद है, उसको छोड़ दीजिए, हम इधर की बात कर रहे हैं।
बादल को घिरते देखा है, 16 ही मात्रा है। कालिदास सच सच बतलाना, 16 ही मात्रा है। कोयलिया जल्दी को कोना में भी 16 ही मात्रा। पथ हारा मैं पथ न हारा, यह भी 16 है। लेकिन सत्यानाश हो प्रिंटिंग का, वो समझते हैं कि कविता का मतलब है कि छोटी बड़ी पंक्ति होनी चाहिए। अब जैसे वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर ठहरा, है ना? ऐसे वो तो बना है, बनावट है। देखा वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। एक इतनी छोटी लाइन, दूसरी इतनी बड़ी लाइन, वो तो इसी बनावट। लेकिन यहां देखिए, विपथ रहा जो पथ पर सारा। सर यहां से पंक्ति बदलनी चाहिए, लेकिन जलकुंभी को उसी के साथ जोड़ दिया है। विपथ रहा जो पथ पर सारा, जलकुंभी बेबात का मारा। 16 मात्रा की दो पंक्तियां, जो तगड़ी सी पंक्ति बन रही थी। चाहे तो 4 टुकड़े में करते, या 3 टुकड़े में किया, जलकुंभी को बीच में डाल दिया। जब ललकारा तब चितकारा, फिर वह है रार पसारा, पथहारा पर पतना। एकदम सदी हुई पंक्तियां। कोयलिया जल्दी कूको ना, हर पंक्ति 16 मात्रा। और कुछ कमाल है छंद। उसकी चर्चा तो कोयलिया जल्दी कूको की तो कोई नहीं। अब जैसे दो कविता एक साथ है, एक इस पेज पे, एक इस पेज पे। एक की गति बहुत धीमी है, जैसे झुकना। एक में बहुत तेज गति है, हरा पपीता। इसमें भी 16 मात्राएं हैं, और इसमें भी 8 और 16 मात्राओं की पंक्तियां हैं। 8 माने एक साथ कर दीजिए तो 16 मात्रा हो जाएगी। अब जैसे झुकना, किसी को रोकना है। इससे ज्यादा स्पीड में पढ़ेंगे तो अर्थ भ्रष्ट हो जाएगा, अर्थ पकड़ा नहीं पाएगा। कविता पढ़ते समय जो यति होती है, वो केवल छंद की अपनी यति नहीं होती है, अर्थ की भी यति होती है। उसके हिसाब से भी थोड़ा सा रुकना चाहिए। झुकना, किसी को रोकना है, तो गई 16 मात्रा। जो भी आज तना है 12 मात्रा, लेकिन 4 मात्रा भर रुकना पड़ेगा आपको, तब अगली पंक्ति पढ़िएगा तो अर्थ ठीक पकड़ाएगा। जो भी आज तना है, किसी के झुकने से बना है। अगर आप खट से पढ़ देंगे तो वो बात नहीं पैदा होगी। मतलब 4 मात्रा गायब होकर के भी हाजिर है। बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है नाज़िर, जो गायब भी है हाजिर भी, तो मंजर भी है नाजिर भी। तो अब उसी के बगल में दूसरी कविता है। पहले वाले को धीमे पढ़ेंगे तो बात पकड़ में आएगी। इसमें देखिए, भाव चढ़ा है, ताव चढ़ा है, शांत मगन इस खड़े पेड़ के पत्तों पर अब चाव चढ़ा है। आगे पीछे की 2 पंक्ति 8 मात्रा की, बीच वाली 16 मात्रा की। एक और आदरणीय ज्ञानपति जी बैठे हैं, हो सकता है हमसे भूल हो रही है, लेकिन मेरी स्मृति में 7 मात्रा की पंक्तियों वाली कविता खड़ी बोली में प्रायः नहीं लिखी जाती है। हो सकता है मुझे ठीक से याद नहीं हो। निराला जब परवर्ती गीत में जाते हैं तो छोटी छोटी पंक्तियां लिखते हैं, वासना सवासना। फिर भी 12 मात्रा है इसमें। 12 से कम मात्रा वाली कविता ता कम से है तो, लेकिन वारी भी साथ में जुड़ा हुआ है।
वारी को छोड़ नहीं सकते हैं, वारी नीचे नहीं है, उसी के साथ है, ताक कमसिन वारी, मात्रा बढ़ जाती है इसमें। श्री प्रकाश जी ने लिखा है, घर से काम, घर में काम, घर का काम, घर को काम, एकदम ठोक ठठा के साथ साथ। घर पर काम, घर भर काम, घर हर काम, घर घर काम, वर्क फ्रॉम होम है ये वर्क फ्रॉम होम इसमें लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। घर से काम कविता का शीर्षक है, ब्रैकेट में लिखा है वर्क फ्रॉम होम। घर जब काम, घर तब काम, घर कब काम, घर अब काम। काम अभी तक वर्क था, अंतिम में जाके कुछ शरारत है, हो सकता है ऐसा अर्थ हो, मैं दावा के साथ नहीं कह सकता, लेकिन काम ये वर्क नहीं, वो कामदेव वाला हो जा रहा है। घर ही काम, जय जय काम, घर भी काम, जर जर काम। जर माने बूढ़ा, जर का मतलब धन भी होता है, पता नहीं क्या अर्थ है। कवि के लिखे हुए का पूरा पूरा अर्थ हर शताब्दी में अलग अलग लगाया जाता है। तुलसीदास 500 साल बाद वैसे ही नहीं है जैसे अपने जमाने में थे, तरह तरह के अर्थ उनसे लगाए गए हैं। कहने के लिए और भी बातें हैं, लेकिन ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा। सब लोग बैठे हैं ज्ञानपति जी को सुनने के लिए। एक बात है सर जो मैं कहना चाहूंगा कि समुद्र कविता में चरणों के लिए स्त्रीलिंग का प्रयोग हो गया है। द्वारिकाधीश की चरणों के हो जाता तो अच्छा था। एक कविता है, उसमें एक ही कविता में कंट्रोवर्शियल स्थिति है। अभी सर आप जनपद को लेकर जो अनिल पांडे से बात कर रहे थे, इसमें भी है एक पंक्ति कि तुम्हारे देह में, होना चाहिए था तुम्हारी देह में, क्योंकि इसी कविता में आषाढ़ की भरी देह, एक जगह पुल्लिंग है, एक जगह स्त्रीलिंग है। मेरे खिड़की पर, मेरी खिड़की होता तो और अच्छा लगता।